नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो कुछ दिनों से हमारी क्लास जो लाइव क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा अब थोड़ी जब तक सही नहीं हो जाता सिस्टम तब तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखें। तो जहां हमने खत्म किया था संविधान, वहीं से चालू करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है। जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 में, उसी प्रकार 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। जिस प्रकार से संसद के बारे में बताया गया था कि संसद का गठन होता है, उसी प्रकार से 168 नामक अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। फिर 170, 71 और 78 ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 170 में दिया है विधानसभा की संरचना। ठीक है कि विधानसभा कैसे, मतलब कहाँ से चुन करके कितने लोग आएंगे, राज्यों में किस प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था की जाएगी। फिर कहीं कहीं पे विधान परिषदों की संरचना भी है। मतलब कुछ ऐसे राज्य, यहाँ तक कि 7 राज्य हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को भंग कर दिया गया, लेकिन पहले 7 राज्य थे जिनमें विधान परिषद हुआ करती थी। तो 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान है। उसके बाद 78 बोलता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिस प्रकार से हमने लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पढ़ा है ना, और राज्यसभा का सभापति और उपसभापति पढ़ा है, तो उसी प्रकार से विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति। विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 214 की। इसमें दिया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार से पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान था, उसी के अनुसार ठीक राज्यों के लिए भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में प्रावधान है। फिर 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है कि पंचायतों का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद नंबर 243। फिर 243 के झ में ही दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब राज्य वित्त आयोग का गठन होता है और एक होता है केवल वित्त आयोग। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये दिया है 243 के झ में, और वित्त आयोग केवल दिया है 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। और उसके पहले अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान का नियम 244 अनुच्छेद नंबर 244 क्या बताता है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी नियमों। अब उसके जस्ट बाद है 312 अनुच्छेद नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कि जो भी सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि ये अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है ना। तो सिविल सर्विसेज की सेवाएं हो गई या उच्च अधिकारियों के लिए जितने भी सेवा के पद खाली होते हैं, उनको भरने के लिए इसमें प्रावधान है कि ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाएंगी और इनके जो पद भरे जाते हैं वो इनमें आएंगे। अब नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों के बारे में कहा दिया है 341, और अनुसूचित जनजातियों के बारे में दिया है 342। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 341 और 342 का आर्टिकल। क्यों जरूरी है? क्योंकि SC इसमें है, ST इसमें है। SC ST के बारे में अगर पूछा जाए तो कहाँ पे आएगा कि अनुसूचित जाति है 341, अनुसूचित जनजातियां हैं 342। अब तक का सबसे खतरनाक संघ की राजभाषा के बारे में है 343। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा। संघ की राजभाषा के लिए आता है ऑप्शन की संघ की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है ना। राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा के रूप में। राष्ट्रभाषा होती, लेकिन अब जैसे साउथ के एरियाज हैं या पूर्वी एरिया जो है हमारे, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। उनको इंग्लिश ज्यादा सुटेबल लगती है बोलने में, और उनकी मातृभाषाएं हैं, कहीं तमिल है, कहीं तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो इनको हिंदी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। तो 343 याद रखेंगे। फिर हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुदेश दिए गए हैं, वो है आपका 351 में, कि हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए और क्या क्या कार्यक्रम करा सकती है। फिर आ जाइए आपात की घोषणा। अनुच्छेद 352 बताता है कि इमरजेंसी आपकी कब कब लगेगी या किस कैसे हालात होंगे
आपात में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी या कौन सी शक्तियां आपकी छीन ली जाएंगी, तो वगैरह वगैरह, है ना। तो 352 आपात की घोषणा करते हैं। उसके बाद है वित्तीय आपात के बारे में उपवन, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 360 बताएगा कि इमरजेंसी वित्तीय आधार पर कब लगेगी। उसके बाद आ जाइए अनुच्छेद नंबर 368, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिया है संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या क्या हो, है ना। उसके लिए प्रक्रिया बताई गई है कि संसद संशोधन तो कर सकता है लेकिन पूरी एक प्रोसेस होती है ना। तो याद रखना 368 में क्या दिया गया है। 368 आपको बताता है कि संसद को अनुमति है संशोधन करने की, लेकिन उसकी एक पूरी प्रोसेस है। फिर आ जाइए धारा 370 की हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो 370 जम्मू कश्मीर ये सबको याद होगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो अस्थायी उपबंध थे उनको कहाँ रखा गया था? 370 में। तो ये पूरी तरह हटी नहीं है, इसके कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया गया है। फिर आइए 371, जिस प्रकार से 370 अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष उपबंध दिए गए थे, उसी प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन राज्यों के संबंध में भी कुछ विशेष उपबंध किए गए, है ना। तो इनको भी हमको याद रखना है। फिर 394 काम है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। तो इस तरीके से हमने सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उनको कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस में आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के निर्माण में हमें 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल थी उस समय जब भारत आजाद हुआ, है ना, या हम कहें कि भारत का पार्टीशन भी हुआ था उसी टाइम पे। तो बहुत ज्यादा मुश्किलों का हमारे देश ने सामना किया है ना। ऐसे टाइम पर संविधान बनाना बहुत ज्यादा दुर्लभ, बहुत ज्यादा कठिन काम था। शुरू करते हैं कि संविधान सभा का एक गठन हुआ जो कि जुलाई 1946 में हुआ। तो संविधान बनाने के लिए एक सभा गठित की गई जिसको नाम दिया गया संविधान सभा, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से, लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया गया। यानी कि जो आजादी से पहले चुनाव हुए थे पूरे देश भर में, जो प्रांतों से चुनकर के नेता आए थे, है ना, या कहीं प्रतिनिधि आए थे, उनके द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से एक संविधान सभा का गठन किया गया था। अब संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में जानते हैं और उससे पहले जान लेते हैं कि संविधान सभा में सदस्य कितने थे उस टाइम पे। तो 389 यानी 389 सदस्य टोटल थे, जिनमें 292 जो थे वो प्रांतों से आते थे। उस टाइम पे जो प्रांत बने हुए थे, जैसे अभी के टाइम पे राज्य हैं, पहले प्रांत बोला जाता था। फिर देशी रियासतें थी उस टाइम पे, तो 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से थे। उसके बाद कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे 4 सदस्य, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 389। अब भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ, डिवीजन हुआ, तब उसमें से कुछ लोग चले गए पाकिस्तान की तरफ। तो अब भारत पाक विभाजन के बाद सदस्य कितने बचे हैं? 299 सदस्य। किस प्रक्रिया के द्वारा चुने गए थे? तो वो थी एकल संक्रमणीय पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतों से सदस्यों को चुना गया था। फिर पढ़ते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा इनको पहले अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आए, तो मुस्लिम लीग के विरोध के बाद उनको अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। अब अध्यक्ष चुन लिया गया तो तारीख है कौन कितनी हो गई? 2। पहली है 9 दिसंबर 1946, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। फिर आती है 11 दिसंबर 1946, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। फिर आता है 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये रहा। अब जब 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उस उद्देश्य को प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब इसे पारित करने के बाद क्या होता है, संविधान निर्माण के लिए प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो प्रक्रिया समिति होती है, वार्ता समिति होती है, झंडा समिति होती है, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति और प्रारूप समिति, ऐसे ही करके विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें से प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बनाए जाते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और उन्होंने अमूल्य योगदान दिया संविधान निर्माण के लिए, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। फिर संविधान सभा की अंतिम वाचन की बैठक 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चली। अंतिम वाचन की बैठक का मतलब क्या है कि फाइनल जो डिस्कशन उनका हो रहा था, जो भी उनके टॉपिक रह गए होंगे, तो वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक उनकी बैठक चली। फिर 26 नवंबर 1949 को ही विशिष्ट प्रावधानों के साथ आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। अब संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाए पूछा जाता है, तो संविधान सभा का अंतिम वाचन की बैठक 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को चली और 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया। यानी कि संविधान को आंशिक रूप से अगर लागू करने के बारे में पूछा जाए कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। उसके बाद संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। फिर संपूर्ण संविधान जो है कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पारित किया और उसे ही संविधान की उद्देशिका में एज इट इज शामिल कर लिया गया। हालांकि ये जो लिखा है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद टोटली इम्प्रूवाइज करके लिखा गया है। तो इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अगर तिथि देखी जाए तो मिति मार्गशीर्ष की 7वीं शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें से यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ये शब्द संविधान में कहाँ यूज हुए हैं, तो ये हुए हैं उद्देशिका में या प्रस्ताविका ही इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिटेल में जितना पढ़ना था पढ़ लिया। आज की क्लास यही रैप अप करते हैं, कल से फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। राधे राधे, जय हिंद।